अच्छा जी, हमारी डिस्कशन बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया पे चल रही थी और उसमें हम कुछ एस्पेक्ट जो कल कवर किए थे उनको अगर हम क्विकली ओवरव्यू लें, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने कल कवर किए थे, मेरे ख्याल कल हमने डेट वैल्यूएशन पे बात की थी। फिर हमने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। मर्जर्स एक्विजिशंस में क्या डिफरेंस है, मर्जर एक्विजिशन एज ग्रोथ स्ट्रेटजी, टाइप्स ऑफ मर्जर्स, सिनर्जीज, आप किसी मर्जर के पीछे जो मेन रीज़न होती है उस पर हमारी बात हुई थी। कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, फ्रेंडली टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर, ड्यू डिलीजेंस में फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस, और वैल्यूएशन के रेफरेंस से टाइप्स ऑफ एक्विजिशन को हमने बात डिस्कस किया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जहाँ तक हमारी कल डिस्कशन पहुँची थी, तो कोई मसला मसाइल, कोई क्वेश्चन कल तक की डिस्कशन से? अच्छा जी, एग्जाम में हमें क्वेश्चन नॉर्मली टाइप 1 या टाइप 3 के नज़र आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, हमें एपीवी बेस्ड वैल्यूएशन अभी तक टेस्ट नहीं की गई। मैं थोड़ा सा टाइप 3 की एक्विजिशन के रेफरेंस से बात आपसे करूंगा और वो बात मेरे ख्याल एक स्लाइड में हमारे सामने आ जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को ज़रा देखते जाएं जो कि एक्विजिशन में कुछ छोटे छोटे से रिलेशनशिप्स और इक्वेशंस हैं जो वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में बहुत अहम रहते हैं। जैसे सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन है सिनर्जी की कैलकुलेशन के लिए। सिनर्जी को कैलकुलेट करने के हमारे पास कई तरीके रहते हैं। जैसे एक नॉर्मल मेथड सिनर्जी कैलकुलेट करने का, एक्विजिशन से क्या फ़ायदा है, कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कंबाइंड मार्केट वैल्यू से मुराद एक्वायरर और टारगेट जब मिल जाए आपस में, तो कंबाइंड कंपनी जो बनेगी, एक नई कंपनी जो बिगर कंपनी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में से इंडिविजुअल एक्वायरर की मार्केट वैल्यू प्री एक्विजिशन लेस करें, इंडिविजुअल टारगेट्स की मार्केट वैल्यू प्री एक्विजिशन लेस करें, तो डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द सिनर्जी। मिलने का फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू 100 है और एक्वायरर की मार्केट वैल्यू 50 है, टारगेट की वैल्यू 40 है, इसका मतलब सिनर्जी जो मिली है दैट इज 10। ये सिनर्जी अल्टीमेटली, जो भी सिनर्जी आपकी होती है वो शायद आपके, हमने जैसे डिस्कस किया, कॉस्ट सिनर्जी है, रेवेन्यू सिनर्जी है, फाइनेंशियल सिनर्जी है, ये तमाम सिनर्जीज अल्टीमेटली आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ट्रांसलेट हो जाती हैं। क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, हमने पढ़ा, फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। तो कॉस्ट सिनर्जी, रेवेन्यू सिनर्जी, फाइनेंशियल सिनर्जी सारे आपके फ्यूचर कैश फ्लो को एनहांस करते हैं ना। तो फ्यूचर कैश फ्लो जब एनहांस होते हैं, रिजल्टेंटली कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, 2 + 2 5 हो जाता है। तो इन कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू में से इंडिविजुअल एक्वायरर की मार्केट वैल्यू प्री एक्विजिशन, टारगेट की वैल्यू प्री एक्विजिशन लेस करें, तो आपको सिनर्जी का बेनिफिट मिल जाता है कि आपको टोटल सिनर्जी मिली कितनी एक्विजिशन में, ग्रुप लेवल पे। और सिनर्जी को हम कहते हैं इट इज द मैक्सिमम प्रीमियम टू बी पेड बाय एक्वायरर। मतलब अब जरा देखिएगा इसको, एक्वायरर की अपनी वैल्यू 50 रुपए है, टारगेट की वैल्यू 40 रुपए है। अब टारगेट की करंट वैल्यू 40 रुपए है, तो आपका क्या ख्याल है, आप टारगेट को एक्वायर करने जाओगे तो टारगेट आपको 40 में मिलेगा? द आंसर इज नो। ये तो प्री एक्विजिशन की वैल्यू है। व्हेन यू ट्राई टू एक्वायर एनी बिजनेस, द कॉमन प्रिंसिपल इज यू एंड अप पेइंग एक्विजिशन प्रीमियम। आपको कुछ ना कुछ एक्विजिशन प्रीमियम देना पड़ता है। अगर हम एक्विजिशन प्रीमियम को द टाइमिंग साइड पे भी रखें, तो सिंपली डिमांड सप्लाई के असूल के तहत जब आप एक्वायरर के कंट्रोलिंग शेयर लेने निकलोगे, तो डिमांड, सच अ हाई डिमांड फॉर शेयर विल पुश इट्स प्राइस अपवर्ड, विच इज, यू कैन से इट इज इन फैक्ट अ कंट्रोल प्रीमियम। आपने माइनॉरिटी शेयर लेने हैं तो आपको से इसी प्राइस रेंज में मिल जाएंगे जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है, बट कंट्रोलिंग शेयर लेने हैं फॉर एक्विजिशन पर्पसेस तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो एक्वायरर कितना प्रीमियम मैक्सिमम पे करना अफोर्ड करता है? मैक्सिमम प्रीमियम एक्वायरर जो पे करेगा वो 10 है, क्योंकि मिलने का फायदा मैक्सिमम 10 ही है ना। तो बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम प्रीमियम। कोशिश की जाएगी इससे जितना कम से कम निगोशिएट करने, शुरू में बात की था नेगोशिएशन की जाती है, नेगोशिएशन होगी, लेकिन ये प्रीमियम मांगना चाहेगा ज्यादा से ज्यादा, ये पे करना चाहेगा कम से कम, बट मैक्सिमम प्रीमियम जो पे कर सकता है एक्वायरर इस इक्वेशन के तहत वो 10 है। मतलब एक्वायरर टारगेट को जो मैक्सिमम प्राइस ऑफर कर सकता है वो 50 रुपीज है। सो सिनर्जी क्या है? इट इज द मैक्सिमम प्रीमियम टू बी पेड बाय एक्वायरर।
अच्छा, ये हमने कंबाइंड मार्केट वैल्यू की यहां पे बात की, तो कंबाइंड मार्केट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? वन वे टू डिटरमिन कंबाइंड मार्केट वैल्यू, कंबाइंड ईपीएस इनटू पी रेशियो ऑफ ग्रुप पोस्ट एक्विजिशन, डिपेंडिंग अपॉन डाटा। हम डाटा देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक तरीका कंबाइंड मार्केट वैल्यू निकालने का ये हो सकता है, हमें हो सकता है डाटा दिया जाए कि ए और बी जब मिलेंगे, टारगेट और एक्वायर जब मिलेंगे, तो कंबाइंड कंपनी की अर्निंग ड्यू टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू सिनर्जी कहां पे जाएगी, एंड वी मे बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन पोस्ट एक्विजिशन पी रेशियो, कि भाई ये दोनों जब मिलेंगे कि तो इनकी पी रेशियो में क्या चेंज आएगा, क्योंकि जब एक्वायरर और टारगेट मिलते हैं तो इस दो कंपनीज के मिलने की वजह से शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस में चेंज, आपको डाउन आइडर वे हो सकता है, इट मे चेंज। मतलब कंबाइंड अर्निंग तो डेफिनेटली ए प्लस 2 + 2 5 होगी ड्यू टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू सिनर्जी, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन पी रेशियो पे बोथ वेज काम हो सकता है, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी आता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कल मतलब पढ़ा था हमने कि बहुत से एक्विजिशन फेल हो जाते हैं, तो ये इन्वेस्टर को भी तो पता है ना कि भाई एक्विजिशन हो रहा है, एक्विजिशन फेल भी हो जाता है, ही मे फील फियर ऑफ द फेलियर विच मे इन फैक्ट रिड्यूस हिज कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनी, तो पी रेशियो में स्लिप डाउनवर्ड। इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है, अदरवाइज तो मर्जर का फायदा नहीं ना, अगर अर्निंग में सिनर्जी नहीं आ रही तो मर्जर का फायदा नहीं। लेकिन इसमें चांसेस डाउनवर्ड स्लाइड भी आ सकती है, क्योंकि फेलियर ऑफ एक्विजिशन का फियर इन्वेस्टर को हॉन्ट कर सकता है। तो बहरहाल हमने कहा जी कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ एंटिटी, कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस इंडिविजुअल एक्वायरर की इक्विटी माइनस टारगेट इक्विटी, ये सिनर्जी है, और सिनर्जी इज इन फैक्ट द मैक्सिमम प्रीमियम दैट एक्वायरर विल बी विलिंग टू पे फॉर द एक्विजिशन। अब कंबाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? एक डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, एक तरीका यह है कंबाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी लेने का कि कंबाइंड अर्निंग इनटू पी रेशियो ऑफ द ग्रुप पोस्ट एक्विजिशन, और जहां पे कंबाइंड अर्निंग इन टर्न कैसे आएगी? एक्वायरर अर्निंग प्लस टारगेट अर्निंग प्लस सिनर्जी का बेनिफिट, मतलब हमने मिलने से हमारे अर्निंग में सिनर्जी क्या आ रही है, ठीक है। तो ये आप यहां से एक्वायरर अर्निंग भी डिटरमिन कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। कंबाइंड मार्केट वैल्यू का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, एक्वायरर्स मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस टारगेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस पीवी ऑफ ऑल सिनर्जीज कैश फ्लोज, पीवी ऑफ कैश फ्लोज सिनर्जी के कैश फ्लोज, तो आपको सिनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। सिनर्जी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि आपको जो सिनर्जी कैश फ्लोज मिल रहे हैं मिलने कॉम्बिनेशन से, उन सिनर्जी कैश फ्लोज की पीवी ले लो, तो दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सिनर्जी। जैसे बिजनेस के कैश फ्लोज की पीवी ली तो वैल्यू ऑफ बिजनेस बन गई, इक्विटी फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर की पीवी ली कहीं पे, वैल्यू ऑफ इक्विटी बन गई। सो सिनर्जी कैश फ्लोज की पीवी लोगे तो वैल्यू ऑफ सिनर्जी बन जाएगी, ठीक है। सो आप प्री एक्विजिशन एक्वायरर मार्केट वैल्यू प्लस प्री एक्विजिशन टारगेट मार्केट वैल्यू प्लस पीवी ऑफ सिनर्जीज करें, तो यह भी एक तरीका है कंबाइंड मार्केट वैल्यू निकालने का, पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू निकालने का। सो हमें इनमें से जो सूटेबल लगेगा कंबाइंड मार्केट वैल्यू लेने का, इस मेथड को फॉलो कर लें, या ये अल्टरनेटिव मेथड है इसको फॉलो कर लें। अच्छा, तीसरा मेथड जो है ये स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि ये टाइप 3 एक्विजिशन से रिलेट कर रहा है, ये डिफरेंट मेथड है। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में ये मेथड के हिसाब से डाटा देता है, हमने डाटा के हिसाब से मेथड को चूज करके कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी। ये तीसरा मेथड है, ये प्राइमरली मेथड टाइप 3 एक्विजिशन को एड्रेस कर रहा है, और इसमें वो आइटरेशन जो मैंने कहा था ना, इशू आता है, सर्कुलर रेफरेंस आता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। कंबाइंड कंपनी की वैल्यू निकालने का फ्री कैश फ्लो बेस्ड मेथड, हमने कंबाइंड कंपनी की वैल्यूज निकाली, यहां पे भी पी रेशियो बेस्ड मेथड से। कंबाइंड कंपनी की वैल्यू हमने यहां पे भी निकाली, लेकिन एग्जिस्टिंग वैल्यूज हमें शायद गिवन थी, उनमें हमने सिर्फ सिनर्जीज की पीवी ऐड की, लेकिन हमें बाज़ का फ्री कैश फ्लोज ऑफ कंबाइंड कंपनी का एस्टिमेट दिया गया होगा, तो हम फ्री कैश फ्लो का पूरी अप्रोच को कंबाइंड कंपनी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहां से कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस कंबाइंड कंपनी का वैल्यू ऑफ डेट, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी पे जा सकते हैं। तो अगर हमें कंबाइंड कंपनी का फ्री कैश फ्लोज टू फर्म दिए हुए हैं, तो उनको हम कंबाइंड कंपनी के वैक पे डिस्काउंट करके, पोस्ट एक्विजिशन वैक पे डिस्काउंट करके हम पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी ले सकते हैं। ये चीज थ्योरी कि भाई आपको कंबाइंड कंपनी पोस्ट एक्विजिशन कैश फ्लोज अवेलेबल है, आप कंबाइंड कंपनी पोस्ट एक्विजिशन वैक एस्टिमेट करें, जिस बिजनेस का कैश फ्लो उस बिजनेस के वैक पे डिस्काउंट करें, रिस्क
सूटेबल रिस्क के हिसाब से बैकवर्ड डिस्काउंट करें, आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलेगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से वैल्यू ऑफ डेट निकाली है, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कंबाइंड कंपनी के लेंगे। अब इसमें स्टेप्स क्या हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, अनगियर बीटा इक्विटी ऑफ बोथ एक्वायरर एंड टारगेट कंपनी टू कैलकुलेट बीटा एसेट। ये हमने पीछे काम किए हुए हैं, क्योंकि हम सिनेरियो डील करने जा रहे हैं कि एक्वायरर और टारगेट दे हैव डिफरेंट बिजनेस रिस्क। टाइप 3 एक्विजिशन की बात करने लगा मैं यहाँ पे। दे हैव डिफरेंट बिजनेस रिस्क, एक टेक्सटाइल एक सीमेंट है, मर्ज होने जा रहे हैं, दोनों को बीटा इक्विटी को बीटा एसेट बनाओ, इंडिविजुअल कंपनीज की गियरिंग पे अनगियर कर लो। अच्छा, अब यहां से कहानी शुरू होती है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज बीटा एसेट। क्योंकि अब सीमेंट और टेक्सटाइल मिल रही हैं, तो सीमेंट और टेक्सटाइल मिलकर पोर्टफोलियो बनने जा रहा है मर्ज कंपनी में, तो मर्ज कंपनी में वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो का बीटा चलेगा। तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है? वेटेड एवरेज बीटा। तो जनाब फिर दोनों कंपनीज जो मिल रही हैं उनके लिए वेटेड एवरेज बीटा कैलकुलेट करना है। अब यहां पे क्वेश्चन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि वेटेड एवरेज बीटा के लिए यू नीड वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल, यू नीड वैल्यू ऑफ सीमेंट, but principally these value should be post acquisition because you are heading towards post acquisition WACC। ऐसे ही अब आपका पोर्टफोलियो बनने जा रहा है, आप पोस्ट एक्विजिशन WACC बनाना चाहते हो, तो पोस्ट एक्विजिशन WACC बनाने के लिए आपके पास डाटा पोस्ट एक्विजिशन होना चाहिए। तो बिजनेस रिस्क तो बीटा एसेट है, उसमें तो प्री पोस्ट का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब हम उसको वेटेड एवरेज करने जा रहे हैं, दो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो दो प्रोजेक्ट्स का पोस्ट एक्विजिशन वेट हमारे पास होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन मार्क उस पे है, वेट तो हमारे पास नहीं है। वेट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का कब आएगा? जब कंबाइंड कंपनी की वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि कंबाइंड कंपनी के ही दो कंपोनेंट है ना, और हम कंबाइंड कंपनी की तो वैल्यू निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा सर्कुलर रेफरेंस का हिंट आपको मिला। हमने एक बात शुरू कहां से की थी कि वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी निकालो। वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी मतलब सीमेंट और टेक्सटाइल मिल जाएंगी, तो ये जो पोर्टफोलियो बनेगा कंबाइंड कंपनी, इसकी वैल्यू निकालो। उसके लिए हम सफर शुरू कर रहे हैं। तो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो पोर्टफोलियो बीटा चाहिए उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वैल्यू तो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू के बराबर बगैर नहीं निकल सकती ना। तो क्वेश्चन मार्क, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया कि भाई आप वैल्यू ए निकालने जा रहे हो, ए के लिए बी की जरूरत है, लेकिन बी ए के बगैर मिल नहीं सकती। कंपोनेंट्स की वैल्यू के बगैर WACC नहीं बन सकता, और WACC के बगैर कंबाइंड वैल्यू नहीं बन सकती, और कंबाइंड वैल्यू के बगैर कंपोनेंट की वैल्यू कैसे बने? ठीक है ना, कंपोनेंट्स के बगैर पोर्टफोलियो बीटा नहीं बनेगा, और पोर्टफोलियो बीटा के बगैर WACC नहीं बनेगा कंबाइंड, और कंबाइंड WACC के बगैर कंबाइंड वैल्यू नहीं बन सकती, और कंबाइंड वैल्यू के बगैर कंपोनेंट की वैल्यू नहीं बन सकती। वहीं पे आगे खड़े हो गए फिर सर्कुलर रेफरेंस। अभी बीच में एक और मिसिंग लिंक है, आगे चलते हैं। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें एक असम्पशन लेनी पड़ती है। नॉर्मली क्वेश्चन में हम कहते हैं जी हमें पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दैट वी टेक करंट वैल्यू। यूजुअली हम करंट मार्केट वैल्यू पे वेट कर लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए। हम पोस्ट एक्विजिशन WACC पे जा रहे हैं, पोस्ट एक्विजिशन वैल्यूज होनी चाहिए, नहीं अवेलेबल सर्कुलर रेफरेंस की वजह से हम ऐसे डील करते हैं, हम करंट मार्केट वैल्यू पे वेट लगा देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन करंट मार्केट वैल्यू पे हमने वेट लगाया, पोर्टफोलियो बीटा बनाया। अब ये पोर्टफोलियो एसेट बीटा बन गया। हमारी कंपनी तो गियर्ड है, हमारी कंपनी गियर्ड है, पोस्ट एक्विजिशन सिनेरियो में गियर्ड ही रहेगी। अब हमें पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग चाहिए, और पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग चाहिए मार्केट वैल्यू बेस्ड। तो मार्केट वैल्यू बेस्ड पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग के लिए आपको मार्केट वैल्यू बेस्ड पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू बिजनेस चाहिए। उसी के लिए तो कहानी शुरू की थी। एक और मिसिंग लिंक आ गया कि हमें सिर्फ वेटेड बीटा के लिए पोस्ट एक्विजिशन वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें डेट इक्विटी रेशियो के लिए भी पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू इक्विटी मार्केट वैल्यू डेट चाहिए। अब वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी मिसिंग है। तो इस केस में यहां पे भी हमारी एक असम्पशन नॉर्मल रहेगी। इधर हमारी असम्पशन रही करंट मार्केट वैल्यूज ले लो। रीगियर करने के लिए पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग चाहिए हमें, ठीक है जी। अब पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग हमें यहां पे फिर मेजरमेंट का क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहां पे एक असम्पशन हमें लेनी पड़ेगी कि पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग क्या होगी हमारी। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी क्वेश्चन में। एक ऑप्शन होती है क्वेश्चन में कि एग्जामिनर आपको हिंट दे देता है, मतलब इंफॉर्मेशन दे देता है कि पोस्ट एक्विजिशन में गियरिंग 70-30 होगी, तो ये टेंशन आपकी रिजॉल्व कर देता है। आप यहां से उस पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग को लेकर चल सकते हो। और बाद का एग्जामिनर साइलेंट रह जाता है। अब साइलेंट रह गया तो हमें फिर टेंशन है कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस होगी तो फिर उसका डेट इक्विटी के हिस्से बन पाएंगे ना। तो यहां पे भी फिर आप एक असम्पशन लेते हो, और असम्पशन क्या लेते हो कि आप करंट वैल्यू
प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ इक्विटी को सम कर लेते हो, प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ डेट, प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ डेट को सम कर लेते हो, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अज्यूम कर लेते हो और ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अज्यूम कर लेते हो। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पोस्ट एक्विजिशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्री एक्विजिशन हमें मार्केट वैल्यूज अवेलेबल है ना, हम अज्यूम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें पता है पोस्ट एक्विजिशन में ये रहने वाली नहीं है क्योंकि सिनर्जीज आ रही है, सिनर्जीज की वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ने बदलना है, लेकिन हमारे पास सर्कुलर रेफरेंस है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अज्यूम दीज, आप इनको अज्यूम कर लो। तो हमने पोस्ट एक्विजिशन गेयरिंग अवेलेबल नहीं है, तो प्री एक्विजिशन जो वैल्यूज हैं इक्विटी और डेट की, दोनों कंपनीज की, इक्विटी को इक्विटी को ऐड कर लो, डेट के साथ डेट को ऐड कर लो, वहां से आप अज्यूम कर सकते हो पोस्ट एक्विजिशन गेयरिंग। अच्छा जी, आपके पास बीटा एसेट आ गया, आपके पास बीटा इक्विटी आ गया, यहां से कैप में डाला तो के ही आ गया, और के ही आ गया तो वही गेयरिंग को लेके आप वैक बना लोगे, जो गेयरिंग आपने अभी अज्यूम की उसको लेके वैक बना लोगे, और फिर पोस्ट एक्विजिशन कंबाइंड कंपनी के कैश फ्लोज को वैक पे डिस्काउंट करो, वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी आ गई, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया देयर आर सर्टेन अजम्पशन, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्प्रेडशीट मॉडल नहीं होता एग्जाम में, हम कुछ अजम्पशंस के साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरीका होता है वैक निकालने का ये, जो कि थोड़ा बेहतर तरीका है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक अप्रोच नजर आई है, जहां पे लिमिटेशंस आई वहां पे हमने अजम्पशन से इसको प्लग किया। एक एग्जाम में और तरीका भी यूज किया है कंबाइंड वैक निकालने का, एक कंबाइंड वैक हमने ये निकाला है, यहां तक आते आते एक कंबाइंड वैक निकालने का तरीका एग्जामिनर ने ये भी पास पेपर में कहीं दिया हुआ है, क्या बीटा एसेट निकालो, वेटेड एवरेज बीटा के चक्कर भी ना पड़ो। आप समझो दो कंपनियां मिल रही हैं तो समझो दो कंपनी में इक्विटी डेट इधर भी है, इक्विटी डेट इधर भी है, दो मिल रही हैं तो समझो चार सोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं, के ऑफ एक्वायरर, के ऑफ टारगेट, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एक्वायरर एंड टारगेट, कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ एक्वायरर, कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ टारगेट, वैल्यू ऑफ डेट ऑफ एक्वायरर, वैल्यू ऑफ डेट ऑफ टारगेट, चार कॉस्ट, उनकी चार वैल्यूज, चार सोर्सेज को लेकर वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लो। ये भी एक सिंप्लीफाइड अप्रोच एग्जामिनर ने एक आपसे यूज करवाई थी, उसने आपको एक्वायरर और टारगेट का बीटा नहीं दिया था, लेकिन आपको कंबाइंड कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन वैक निकालना था। अगर बीटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू शुड प्रोसीड लाइक दिस, बीटा इंफॉर्मेशन को यूज करो और इस तरीके से सिस्टमैटिक वे से वैक पे जाओ कंबाइंड कंपनी के। अगर बीटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, दिस इज अनदर अप्रोच टू डिटरमिन पोस्ट एक्विजिशन वैक ऑफ कंबाइंड कंपनी। इंडिविजुअल कंपनीज के सोर्सेज को समझो इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया। जी एनी क्वेश्चन? ये कहानी जरा एक बार फिर गो थ्रू कर लो, ये पॉइंट, ये दो स्लाइड मैं चाहूंगा एक था आप इनको जरा गो थ्रू कर लीजिए। ये आपके पास पेज 325, बेसिकली पेज 325 का लोअर हाफ है, रीड थ्रू दीज लाइंस और कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछिए। पेज 325 का टेबल के नीचे का हिस्सा है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन, किसी टर्म पे, किसी एक्सप्लेनेशन पे कोई इशू? मैंने यही बोला ना, दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन गियरिंग रेशियो बता दे, ठीक है। दूसरे ऑप्शन फिर ये रहेगी कि आप करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को अज्यूम करो, पोस्ट एक्विजिशन में भी यही रेशियो प्रिवेल करेगी। या देगा या आप इसको अज्यूम कर लेना, करंट रेशियो, करंट इक्विटी को इकट्ठा करो, करंट डेट को इकट्ठा करो, वहां से रेशियो बना लो। यू नीड गियरिंग, इसमें आपको पता होना चाहिए पहली चीज, व्हाट इज द सुटेबल इंफॉर्मेशन। इफ दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, यूज इट। If the suitable information is not available, you will have to make suitable assumption to get that information, so that you can proceed further. अच्छा जी, एक्विजिशन जब भी होगा, एक्विजिशन के लिए प्राइस पे की जाएगी। प्राइस टारगेट के शेयर होल्डर को जो जाती है, इट मे टेक डिफरेंट शेप्स। प्राइस कुड बी पेड इन द शेप ऑफ शेयर्स इन द कंबाइंड कंपनी, मतलब या एक्वायरर के शेयर जा सकते हैं, क्योंकि अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी के टारगेट एक्वायरर में एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उस केस में टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को एक्वायरर के शेयर जा सकते हैं। या एक्वायरर में डिसाइड टू पे कैश, अगर उसके पास कैश है, और देयर में बी अ कॉम्बो, कुछ कैश कुछ शेयर्स। सो परचेज कंसिडरेशन, जो फाइनेंसिंग ऑफ द एक्विजिशन है, इट मे टेक डिफरेंट शेप्स। बल्कि तीसरी ऑप्शन भी होती है, एक्वायरर में डिसाइड टू रेज डेट एंड पे ऑफ टारगेट शेयर होल्डर, ठीक है। एक्वायरर के पास अपना कैश है, तो टारगेट के शेयर होल्डर को कैश देके बाय कर लें शेयर उसके। एक्वायरर के पास कैश नहीं है या कम है, पार्ट कैश पार्ट शेयर्स कर ले। कैश नहीं देना चाहता, टारगेट के शेयर होल्डर्स चाहते हैं टू कंटिन्यू एज एंटरप्रेन्योर, नेगोशिएशन में एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज एंटरप्रेन्योर, दे में डिमांड शेयर्स इन द कंबाइंड कंपनी, सो एक्वायरर में डिसाइड टू इशू शेयर। और कैश अपना नहीं है, तो डेट रेज करके भी कैश पे किया जा सकता है। तो फाइनेंसिंग ऑफ एन एक्विजिशन, देयर कुड बी डिफरेंट ऑप्शंस। हमें कुछ सवालों में कैलकुलेशंस ये छोटी छोटी सी पूछी गई हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस डिटरमिन करने को हमें कहा गया है कंबाइंड कंपनी का केस में। तो इसमें ये बेसिक सा फार्मूला है, वेरी सिंपल। हम डिस्कस कर चुके हैं कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका। कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कहां से ले सकते हैं? वो फ्री कैश फ्लो बेस्ड मेथड से निकालो, वो अर्निंग बेस्ड मेथड से निकालो, ठीक है, वो हम उससे बात कर चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए कंबाइंड कंपनी की वैल्यू पर शेयर बताओ इन केस कैश ऑफर इज मेड, तो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कैश पेड ओवर एग्जिस्टिंग एक्वायरर्स शेयर, ये विल हैव फार्मूला टू कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनीज शेयर। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप कैश प्लस शेयर ऑफर कर रहे हो, कैश प्लस शेयर ऑफर कर रहे हो, तो उस केस में कंबाइंड कंपनी की वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी? कंबाइंड कंपनीज की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कैश पेड डिवाइड विद एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स इशूड, क्योंकि हम नए शेयर भी इशू कर रहे हो ना। ये कैश प्लस बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा, बॉन्ड में तो फिर नए शेयर इशू नहीं हो ना। इस केस में अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड के केस में ये बात यहां पे नहीं होगी।
क्योंकि नए शेयर तो इश्यू ही नहीं हुए। कैश में और कैश विद बॉन्ड में क्या फर्क होगा? कैश में सारी बात आपका कैश सारा आपका ड्रेन हो गया ना, और कैश विद बॉन्ड में आपका पार्टली कैश ड्रेन हुआ, बाकी सॉर्ट ऑफ लोन कर दिया उनको, आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे और आपकी डेफर होगी ना, आपकी कंसिडरेशन डेफर होगी। आपने उनको बॉन्ड इशू कर दिए, उस बॉन्ड पे आप इंटरेस्ट पे करोगे और रिडम्पशन के टाइम उनको रिडीम कर दोगे। कैश में आप अपफ्रंट सारी अपना कैश ड्रेन करके उनको रिटायर कर रहे हो, यहां पे आप अपफ्रंट रिटायर नहीं कर रहे, पार्ट कैश पार्ट बॉन्ड, और बॉन्ड इज सॉर्ट ऑफ डेफरिंग योर कंसिडरेशन। आपने अपनी पेमेंट कंसिडरेशन रेफर कर दी है, और जब तक के लिए रेफर किया है तब तक उस पर इंटरेस्ट पे करते जाओगे। आप बॉन्ड इशू किया आपने, मतलब आपने सॉर्ट ऑफ टारगेट के शेयर होल्डर से लोन ले लिया ना पैसा। जी, एनी क्वेश्चन? ये दो फार्मूला हमें अक्सर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको इस चैप्टर में कोशिश की कि डिफरेंट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट्स हमें क्वेश्चन में आनी है, उन इक्वेशन उन फार्मूलाज को आपके सामने समराइज करके थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया जाए। अब आगे जब हम सवाल करने शुरू करेंगे, अभी डिस्कशन थोड़ी सी हमारी रहती है, लेकिन स्टेज पर हम कुछ सवाल कर लेंगे, स्टेज पे, और फिर दोबारा जो डिस्कशन थोड़ी सी रहती है उस पर आएंगे, देन विल डू मोर क्वेश्चन। तो अब इज द टाइम, यस नाउ इज द टाइम फॉर सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ जरा पुराने क्वेश्चन है, कुछ नए हैं, आगे फिर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसमें ज़्यादा रिलेटिवली नए होंगे, कम पुराने होंगे। तो बहरहाल पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन पेज 347। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था कि इसमें हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस की बातें भी मिलेंगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें मिलेंगी। हमने वो क्वेश्चन पीछे नहीं किए हुए, क्योंकि हम जब भी सोर्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन को टच करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन को टच करते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन लिंक हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन होल्ड किए थे। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6, जालिब लिमिटेड, पेज 345। मैं बिफोर आई स्टार्ट पेज 5, क्योंकि आगे अब हमारा वीकेंड भी आ रहा है, मैं एक छोटी सा आपको असाइनमेंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी होम असाइनमेंट है, इसको जरूर कीजिएगा, रिवीजन तो कीजिएगा, इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये सवाल है ACCA का क्वेश्चन है बेसिकली, और ये सवाल किस प्रिंसिपल पे होना है वो प्रिंसिपल भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये है सवाल वैल्यूएशन ऑफ कंबाइंड कंपनी पे, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल कंपनी वैल्यूएशन भी है, कंबाइंड कंपनी वैल्यूएशन भी है, फ्री कैश फ्लो बेस्ड पे। इंडिविजुअल कंपनी वैल्यूएशन फ्री कैश फ्लो बेस्ड, दो कंपनीज की इंडिविजुअल वैल्यूएशन है, फिर कंबाइंड कंपनी वैल्यूएशन है फ्री कैश फ्लो बेस्ड। इंडिविजुअल कंपनी के वैक निकालना आप सीखेंगे, ये इंफॉर्मेशन अरेंज करेंगे, से एक्वायरर का वैक, एक्वायरर की मार्केट वैल्यू, एक्वायरर का कॉस्ट ऑफ डेट, एक्वायरर की मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, एक्वायरर का वैक निकलेगा, आपका टारगेट का वैक निकलेगा, इंडिविजुअल कंपनी वैल्यू हो जाएंगे। फिर कंबाइंड कंपनी का कैश फ्लोज की उसने कुछ बेसिस बताई हुई है, कंबाइंड कंपनी के कैश फ्लोज आप लेंगे, और फिर कंबाइंड कंपनी का वैक निकालना होगा इस अप्रोच से, और वहां से आप कंबाइंड कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, और फिर उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली एड्रेस कीजिएगा। इट्स अ गुड असाइनमेंट क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आपकी काफ़ी ज़्यादा इस जो डिस्कशन हमारी इसकी एक एक्टिविटी वहाँ पे होने वाली है। हमारे क्लासरूम में भी कुछ ना कुछ सवाल आएंगे इससे मिलते जुलते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि कंप्रीहेंसिव है क्वेश्चन, और रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो है एग्जाम क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये उनसे रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपके कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं काफी अच्छे अंदाज में वो रिवाइज करवाएगा ये सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, पैक्सिस लिमिटेड, दिस विल बी योर होम असाइनमेंट। इसमें अकाउंटिंग डाटा से फ्री कैश फ्लो निकाले जा रहे हैं। अच्छा, हम तो क्वेश्चन नंबर जा रहे थे 6 पे जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आगे थे। ये जी छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं, छोटे से क्वेश्चन के 15 नंबर दे रहा है जी एग्जामिनर। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। Using Modigliani and Miller MM theory relating to capital structure,
Calculate the minimum amount of equity that the company will have to issue to comply with TFC's covenant. MM3 relating to capital structure के मुताबिक कम से कम कितनी equity issue की जाए to comply with the TFC's covenant. पढ़ते हैं जी डाटा क्या कहानी है, पार्ट बी को बाद में देखेंगे. Jalim Limited is planning to invest in a project which would require an initial investment of rupees 399 million. The project would have a positive net present value of 60 million if funded only from equity. अगर सिर्फ equity से फाइनेंस करो तो 399 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, सॉरी 60 मिलियन आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है. There are no internal funds available for this investment and the company wants to finance the project through debt. समझ आई बात? अगर इक्विटी से फाइनेंस करो तो एनपीवी 60 है, लेकिन फाइनेंस किससे करना है? डेट से. ठीक है जी. However, JL's existing TFCs contain a covenant that at any point in time the debt to equity ratio in terms of market value should not exceed 1:1. ये डेट का कोवेनेंट आ गया जिस कहानी में. Currently the market value of JL's equity 40 million shares are outstanding and debt are rupees 672 million and 599 million respectively. Value of equity 672, value of debt 599. Market value. Markets can be assumed to be strong, firm, efficient. ये efficiency भी बीच में आ गई जी अब. Applicable income tax rate is 35%. अब दोबारा सवाल रिक्वायरमेंट पढ़ो. Using Modigliani and Miller theory relating to capital structure, calculate the minimum amount of equity that company will have to issue to comply with the TFC. कंपनी फाइनेंस डेट से करना चाहती है लेकिन कोवेनेंट भी ब्रीच नहीं करना, तो शायद थोड़ी सी इक्विटी भी डालनी पड़ेगी. तो कम से कम कितनी इक्विटी डाली जाए कि कंपनी की ख्वाहिश है मैक्सिमम डेट फाइनेंस की इसकी पूरी हो जाए और कोवेनेंट भी ब्रीच ना हो. 399 बेटा इतना आसान होता तो ये नंबर पड़े नीचे कितने लिखे हैं? 15 नंबर है. ये सवाल जो होते हैं ना सीफैब के, एक दफा पढ़ के आपके मतलब पास से भी नहीं गुजरते. अब ये इतना सा सवाल है, यू शुड गेट द हिंट. कभी 15 नंबर इतने सवाल के लिए हो सकता है समझने के लिए एग्जाम में 5 दफा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बांटता नहीं है सीफैब में एग्जामिनर नंबर. कैफ लेवल पे मिल जाते थे बांटी को मंडी के नंबर, आपको यहाँ पे नहीं मंडी के मिलते. यहाँ पे आपको छीनना पड़ता है और ये दिमाग अलर्ट रखना पड़ता है. क्लियर हिंट है, 15 नंबर का पूरा पेज का सवाल बनता है भाई. तो ये 6 लाइनों का सवाल 15 नंबर में, कोई बात हजम नहीं हुई. यहाँ पे तो वैसे इसने पार्ट के मार्क्स नहीं दिए हुए, लेकिन पार्ट्स के मार्क्स भी होते तो शायद ये पार्ट इतना सा पार्ट ये कोई 9-10 नंबर का, ये और ये पार्ट शायद 5 नंबर का. चलो इसको कहते हो ये 10 का ये 5 का, इतना फर्क है. या ये आप 9 का कर लो, ये 6 का कर लो, इतना फर्क होगा. तो अब इतना सा सवाल 9 नंबर का है. 9 नंबर के लिए कितने मिनट होते हैं आपके पास? 9 × 1.8 अगर मल्टीपल सीधा भी लगाओ तो 15 के करीब, 16 के करीब. तो अभी तो हमने सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगाए इस पर. तो मेरे हिसाब से कम इस पर 8-9 मिनट लगने चाहिए. 4 से 5 का पढ़ोगे इसको तो फिर कोई आसरा होगा करना क्या इसके साथ. तो हम चलें बात शुरू करते हैं. हमें करंट मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, हमें करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, करंट वैल्यू ऑफ डेट अवेलेबल है, और प्रोजेक्ट के लिए पैसा कितना चाहिए वो भी अवेलेबल है, और उस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या है ये भी अवेलेबल है. ठीक है, ऑन द असम्पशन कि प्रोजेक्ट इज इक्विटी फाइनेंस. और फिर हमें कहा गया कोवेनेंट भी लेके चलना है 1:1 का. इसके लिए कुछ कहानी कुछ ऐसे बनेगी कि पहले स्टेप में हमें पोस्ट एक्विजिशन और पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए. गेम क्या है? पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए. फिर 1:1 डेट इक्विटी है, उसका 50% करोगे, दैट इज द मैक्सिमम अफोर्डेबल डेट. ठीक है, दैट इज मैक्सिमम अफोर्डेबल डेट माइनस डेट ऑलरेडी रेल्ड. कितना में क्या पता लगा? न्यू डेट टू बी रेज्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 399, मतलब इक्विटी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस न्यू डेट टू बी रेज करोगे बेसिकली, तो फिर निकलेगी इक्विटी. दोबारा सुनो कहानी.
पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए, पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए, उस मार्केट वैल्यू का, क्योंकि मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग है ना 1:1, उस मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस का हाफ करोगे, मार्केट वैल्यू बिजनेस का हाफ करोगे, दैट विल बी योर मैक्सिमम अफोर्डेबल डेट। उस मैक्सिमम अफोर्डेबल डेट में से करंट डेट निकालोगे तो न्यू डेट टू बी रेज्ड आ गया, टोटल फंड रिक्वायर्ड में से न्यू डेट टू बी रेज्ड माइनस करोगे तो इक्विटी कितनी कम से कम रेज करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए, वो आएगी। ठीक है, तो ये ट्रेल आपके दिमाग में आएगी पहले, फिर काम शुरू होगा। ये ट्रेल दिमाग में बनाए बगैर पेन हाथ में पकड़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो दिस इज हाउ बिजनेस वैल्यूएशन या एनी एरिया ऑफ CFAP 4 विल वर्क। 1 2 3 4 5 दफा पढ़ोगे, सोचोगे कहां से बात शुरू करें, ट्रेल बनती है तो बात शुरू करने का फायदा बनेगा। इसलिए ट्रेल पे सोच लो, ट्रेल में कोई हर्डल आएगी उसको असम्पशन से बाईपास कर लेना, लेकिन ट्रेल बनाए बगैर शुरू कहां से करना है, खत्म कहां से करना है, सवाल कैलकुलेशन टामक टोइयां मारने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जनाब हम शुरू करते हैं बात, जो हमने कहानी अभी बनाई उस कहानी को पेपर पे लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, फिर हम पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। तो करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें बताया गया है 672 वैल्यू ऑफ इक्विटी है, 599 वैल्यू ऑफ डेट है। तो रुपीज इन मिलियन बोलो क्या है जी करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस? 1271। ये करंट वैल्यू ऑफ बिजनेस है। अब आपने नए प्रोजेक्ट की तरफ मूव करना है, पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस चाहिए। तो जैसे देखिएगा, नए प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंस रेज करना है। कितना? 399 फाइनेंस कंपनी के एसेट्स में ऐड होगा, अकॉर्डिंगली कंपनी की वैल्यू में ऐड होगा। फाइनेंस रेज्ड इज एडेड सिंपली टू द वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि कंपनी के एसेट में आ गया ना वो। इन्वेस्टर से फाइनेंस आया, कंपनी के एसेट्स में ऐड हो गया, तो कंपनी की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, मजीद एसेट आ गया उसके पास। ठीक है, सो फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ये आप रेज करोगे तो इट विल ऐड टू द वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब ये फाइनेंस हमने किस लिए रेज किया? प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी एनपीवी 60 है तो एनपीवी भी ऐड होगी, 60 आपकी एनपीवी भी ऐड होगी। लेकिन इशू क्या है, ये तो एनपीवी है ऑन द असम्पशन कि प्रोजेक्ट एक्टिव फाइनेंस है, लेकिन हमने तो कुछ डेट भी लेना है। डेट से वैल्यू ऑफ बिजनेस पे क्या असर आता है? उसने कहा एमएम थ्योरी लेके आओ बीच में। एमएम थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, वैल्यू ऑफ बिजनेस पे डेट के क्या असरात बताती है? डी अगर आप डेट रेज करते हो तो डेट रेज करने की वजह से वैल्यू ऑफ इक्विटी में डीटी ऐड हो जाता है ना भाई। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहीं पे पड़ी है ना, कहीं लाता तो नहीं पड़ी है। अगर इस अमाउंट में कुछ डेट भी है तो डीटी भी इसमें ऐड होगा, और डेट कितना है ये तो हमें नहीं पता। लेट्स assuming debt is equal to x, टैक्स शील्ड भी यहां पे ऐड होगी, which is 0.35x। अब ये बनी है आपकी पोस्ट प्रोजेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस। आई समझ? इस 399 में अज्यूम किया कि डेट x है, क्योंकि ये 399 हमने सारा इक्विटी से लाना, हमने तो कोशिश करनी है मैक्सिमम डेट से आए। तो अज्यूमिंग इसमें x डेट है तो dt डेट इनटू टैक्स रेट 0.35 इनटू x, ये आपकी टैक्स शील्ड है। इट शुड आल्सो ऐड इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी, अल्टीमेटली यहां पे आ रहा है। तो सम कीजिए जनाब, वैल्यू पोस्ट प्रोजेक्ट मार्केट वैल्यू बिजनेस क्या बना? 1730.35x। ये पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस है। ठीक है, दिस इज पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस जी।
जी भूखे निकल गई अभी से, अभी तो पार्टी शुरू होने लगी है। बातें सारी वही हैं, छोटी छोटी जो हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन सही पॉइंट को सही जगह कनेक्ट करना, दिस इज द आर्ट। अच्छा जी, अब वो कोवेनेंट वाली बात लाओ बीच में। उसने कहा कोवेनेंट है 1:1, इसका मतलब मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पोस्ट प्रोजेक्ट कहां तक जा सकता है भाई? इसका हाफ ले लो, इसका हाफ ले लो, वैल्यू को भी हाफ कर लो, इसको भी हाफ कर लो, तो ये 865 हो गया और ये 0.175 हो गया। दिस इज द मैक्सिमम डेट जहां पे हम जा सकते हैं। इसमें से लेस कर दो करंट डेट, ये सारा कुछ हम मार्केट वैल्यू की टर्म में बात कर रहे हैं ना। तो करंट डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 599, ठीक है जी। तो लीजिए ये आ गया न्यू डेट टू बी रेज्ड। तो निकालिए जनाब 865 में से 599, 266.175x। यहां पे हम क्या कह रहे हैं? न्यू डेट टू बी रेज्ड ये है, और यहां पे हमने क्या कहा था? न्यू डेट इज x, इट मीन दिस इज इक्वल टू x। thus 266 plus 0.175 x is equal to x. What is x? न्यू डेट टू बी रेज्ड कितना है? x, which is new debt to be raised, 322.42 million rupees. ये debt to be raised आ गया, तो minimum equity required rupees 399 million minus 322.42 million, 76.58 million. ये लीजिए जी, ये पार्ट ए हुआ हल। लगता है ना अब 9 नंबर का पार्ट किया हमने। कुछ सवाल पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना, लेकिन अब किया तो लगता है कुछ पार्ट के कुछ काम हुआ है। जी बेटा, जी जनाब, हो गया जी। ये पार्ट बी की तरफ मूव करें। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए, अच्छा ये पूछिए, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, पार्ट बी पढ़ते हैं। एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज रिगार्ड्स फॉलोइंग। कंटिन्यूएशन में बात चल रही है। द राइट शेयर रेशियो
and the price at which right might be issued to raise the amount of equity as determined in A without affecting the market price of the share. राइट शेयर रेशियो बताओ और राइट प्राइस बताओ विदाउट इक्विटी रेज करनी, जो करने का लिया वो इक्विटी रेज करनी है। किस रेशियो में शेयर ऑफर करें, किस प्राइस पे राइट शेयर ऑफर करें, टारगेट क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर शुड नॉट चेंज। मैं तो मार्केट प्राइस वही रहे शेयर की जो अभी है। अभी क्या है? व्हाट इज द करंट शेयर प्राइस? 16.8। बिल्कुल ठीक है। वो नंबर ऑफ शेयर्स भी बताए हुए आपको, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बताई हुई है, तो वहां से सिंपली आपकी करंट शेयर प्राइस आ गई। तो वो कहता है पोस्ट एक्विजिशन में भी शेयर प्राइस यही रहनी चाहिए। शेयर प्राइस पोस्ट एक्विजिशन की मुझे पता हो और मुझे पोस्ट एक्विजिशन बार बार बोली जा रहा हूं, पिछले 2 दिनों से मुझे डिस्कस करते पोस्ट प्रोजेक्ट। मुझे शेयर प्राइस पोस्ट प्रोजेक्ट पता है 16.8 है। अगर मैं पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिटरमिन कर लूं तो मुझे पोस्ट प्रोजेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएंगे। पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड विद पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू पर शेयर, पोस्ट प्रोजेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स माइनस करंट नंबर ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स टू बी इशूड, राइट शेयर्स टू बी इशूड आ गए। फिर फंड कितने रेज करने हैं वो भी पता ना है, तो फंड टू बी रेज्ड डिवाइड विद शेयर्स टू बी इशूड, राइट प्राइस आ गई, तो राइट रेशियो भी आ गई, राइट प्राइस भी आ गई। लेकिन लिंक बनाना पड़ता है, पहले सोचना पड़ेगा आपको कि बात शुरू कहां से होनी है। और हिंट यहां पे है कि आपको उसने कहा हुआ है शेयर प्राइस सेम है, शेयर प्राइस सेम है और आप पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिटरमिन कर सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं बात पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी, आपकी कहानी शुरू होगी करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको बताई गई है, कितनी है? 672 मिलियन। फिर आपको बताया गया है फ्रेश इक्विटी जो आपने रेज करनी है, यह आपको अवेलेबल है, ये ऊपर आ रही है पार्ट ए से 76.58 मिलियन। देन यू नो एनपीवी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट जो आप करोगे, वो भी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी में सारी जाके ऐड होती है ना। एनपीवी सारी आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड होती है ना, इंक्रीज इन शेयर होल्डर है ना भाई, तो 60 मिलियन इसको भी ऐड कर दो, प्लस टैक्स शील्ड वो भी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड होनी है। और अब टैक्स शील्ड कितनी? यू नो द वैल्यू ऑफ डेट, नया डेट जितना रेज होने हैं 322.42, 322.42 का 35%, 112.85। कोई इम्पैक्ट रह गया? करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर इक्विटी इन्वेस्टर से कितना पैसा हमने रेज करना है, दैट सिंपली एड्स टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी। फंड रेज ऐड हुए वैल्यू ऑफ इक्विटी में। फिर एनपीवी प्रोजेक्ट की वो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड होती है, शेयर होल्डर वेल्थ में ऐड होती है। और टैक्स शील्ड जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने डेट रेज किया उसका टैक्स शील्ड भी एमएम थ्योरी के मुताबिक वो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी में, डीटीबी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड होता है। तो जनाब यहां से आपको मिली पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? पोस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी 921.43। इसको डिवाइड करें करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर के साथ, जो कि बाद में भी मेंटेन रहेगी, 672 मिलियन डिवाइड विद 40 मिलियन शेयर्स, 16.8 बोला था आपने। तो यहां से आपको पता लगा पोस्ट प्रोजेक्ट इक्विटी शेयर्स कितने हैं जी? पोस्ट प्रोजेक्ट इक्विटी शेयर्स 54.85 मिलियन, ये आपके मिलियन है। और आपके करंट शेयर्स इश्यू कितने हैं? मिलियन में 40 है ना, 40। तो जनाब यहां से रेशियो निकल आई, राइट शेयर कितने जाने हैं? 14।
right share offer ratio will be 14.85 ratio 40. 40 शेयर्स, 40 मिलियन शेयर के पीछे आपने 14.85 मिलियन राइट शेयर देने हैं, तो 14.85 इंटू 40 ये रेशो बना लो, ठीक है, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दो, उसको फर्दर डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना कर लो, कोई जरूरत नहीं है, ये काफी है। टोटल शेयर्स पोस्ट प्रोजेक्ट इतने होंगे, करंट शेयर इतने हैं, मतलब ऊपर के जो है वो राइट शेयर्स हैं। तो उसने हमसे कहा था राइट शेयर रेशो एंड द प्राइस, रेशो आ गई तो प्राइस भी निकाल लेंगे। जी यहां तक कोई मसला? प्राइस, राइट प्राइस, राइट प्राइस निकालना कैसा है, क्या करेंगे? फंड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम इक्विटी, बल्कि फ्रॉम राइट इशू, डिवाइडेड विद राइट शेयर्स टू बी इशूड। तो फंड कितने चाहिए? 76.58। और राइट शेयर कितने इशू करने हैं? राइट प्राइस बताओ क्या आई? रुपीज में आएगी, ये भी मिलियन, ये भी मिलियन, प्राइस रुपीज में। जी, ये B1 हो गया हमारा। ये B1 आपके सामने कंप्लीटली आ रहा है, इस वक्त कंप्लीट सोल्यूशन B1 का आपके सामने आ रहा है, एक्सेप्ट द राइट प्राइस। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी वी आर डन विद पार्ट B1। B2 पढ़ें। B2, what would be the impact on the market price of the company's share if the required amount of equity is arranged by a issue of share at 14 per share? आपने राइट प्राइस क्या निकाली थी? 5.17। वो कहते हैं आपकी शेयर प्राइस कहां पे जाएगी अगर आप रिक्वायर्ड इक्विटी को 14 पर शेयर पे रेज करें। अब उसने वहां पे उसने प्राइस बता दी थी, आपने प्राइस से शेयर निकाली है, अब यहां पे वो शेयर बता रहा है, आप शेयर से प्राइस निकालेंगे। शेयर कैसे बता रहा है वो? फंड टू बी रेज पता है आपको? और जब राइट प्राइस आ गई तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, पता लग गया ना आप? तो जनाब आपके जो B2 के लिए आपको पोस्ट प्रोजेक्ट जो शेयर्स हैं आपके वो होंगे 40 मिलियन करंट प्लस 76.58 मिलियन ओवर 14। कितने शेयर्स हो जाएंगे आपके पोस्ट प्रोजेक्ट शेयर्स? कितने हो जाएंगे? 40.47 मिलियन। ये आपके शेयर्स हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ इक्विटी तो यही रहेगी ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी तो यही रहेगी। तो 920.43, 921.43 ओवर 45.47। तो बताइए जनाब आपकी पोस्ट प्रोजेक्ट शेयर प्राइस कहां गई? 20.26।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, बिजनेस वैल्यूएशन में जो छोटी छोटी बातें हुई वो सारी बातें यहाँ पे हमने लिंक, काफ़ी बातें हमने यहाँ पे लिंक की। जी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेब लिमिटेड। ये भी छोटा सा सवाल, 13 मार्क्स का। पढ़ते हैं जी इस छोटे से सवाल को भी। श्वेब इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड is a listed company having a share capital of rupees 1000 million, consisting of 100 million shares of rupee 10 each. Its net equity at book value as of March 31, 2008 was 2000 million. ये book value of equity आ गई जी, मतलब paid up capital plus reserves 2000 million. The company maintains a debt equity ratio of 70-30 based on values. Long-term debt constitute 90% of total liability of the company. It is the policy of the company to invest 60% of its total assets in listed security. The beta, अच्छा यहाँ पे मैंने correction मार्क की हुई है, आप इसको read कर सकते हैं. This is my correction. एग्जामिनर ने यहाँ पे बीटा की जगह कोरिलेशन की टर्म यूज की थी, और ये एक दफ़ा नहीं, इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक फिर रिसेंट 2-3 साल पहले सवाल आया, यही गलती फिर एग्जामिनर ने की कि यहाँ पे कोरिलेशन की टर्म यूज़ कर ली बीटा की जगह। हालांकि कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग बीटा के वैल्यू 1.1 कैन नेवर बी, सॉरी कोरिलेशन की वैल्यू 1.1 इट कैन नेवर हैपन, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 से +1 इस रेंज में रहती है। तो यहाँ पे लिख रहा है, एग्जामिनर लिख दिया था कोरिलेशन इज 1.1, तो बेसिकली बीटा लिखना था। मैं फिर बोल रहा हूँ ये गलती दोबारा हुई है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तीसरी दफा भी हो सकती है गलती है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई इस तरह की सिचुएशन में ये इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, वो बीटा का जुमला पढ़ते हैं ना, देखा द कोरिलेशन बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स लिस्टेड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द कंपनी एंड KSE 100 इंडेक्स इज 1.1। मतलब KSE इंडेक्स से जो आप मैयर करते हो रिलेशनशिप, वो कोरिलेशन मैयर नहीं करते, वो आप मैयर करते हो बीटा। बीटा क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क of portfolio or a stock in relation to market, इस केस में KSE। तो एनीवेज ये गलती थी, ये बीटा है जी। तो कहा जी आपने पॉलिसी है 60% ऑफ टोटल एसेट लिस्टेड सिक्योरिटी में जाएंगे, और बीटा इसके पोर्टफोलियो की लिस्टेड सिक्योरिटीज का और KSE का 1.1। On March 31st, 2008, the company's shares were traded at a price to book ratio value of 1.4. कंपनी शोएब लिमिटेड की बात कर रहा है कि उसके शेयर्स मार्केट में 1.4 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे थे। प्राइस टू बुक रेशियो पढ़ी भी ना हमने। ड्यूरिंग क्वार्टर 1 अप्रैल 2008 to 30 June 2008, KSE 100 इंडेक्स फेल बाय 20%। इंडेक्स 20% नीचे आया, मतलब मार्केट में डिप आई। इंडेक्स नीचे आने का मुराद क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी हुई। KSE 100 इंडेक्स होता क्या बात है? चलिए इसकी थोड़ी बात जरा पूछें। KSE 100 इंडेक्स क्या है? ये KSE 100 इंडेक्स कैसे बनता है? क्या इसमें उतार चढ़ाव हमें क्या बता रहा है? कुछ बात आपने ठीक की। KSE 100, तो पहली बात 100 को समझो, वाइजली सिलेक्टेड 100 कंपनीज की बात होती है।
KSE में शायद 500, 700, 800 हज़ार कंपनियां रजिस्टर्ड हो, लेकिन जब 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब 100 सेलेक्टेड कंपनीज की बात हो रही है। वो कौन सी 100 है? मे बी आप KSE की साइट पे जाओ, PSX की साइट पे जाओ, आपको मिल जाएंगी। और इंडेक्स किस चीज को मेजर करता है? जिस दिन से ये PSX हो चुका है, जिस दिन ये KSE बनी थी, उस दिन 100 कंपनीज को चूज किया गया कि भाई हमारी कंपनी, हमारी KSE विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज 100 कंपनीज। वो वाइजली सिलेक्टेड कंपनीज थी, वो डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड इट वाज थॉट कि ये 100 कंपनी कैन बी कंसिडर्ड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल मार्केट। तो 100 कंपनी सिलेक्ट की गई ऑन द असम्पशन दे कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल मार्केट, और फिर उन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को सम कर दिया गया। हर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ली गई और 100 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को सम कर दिया गया। दैट बिकेम द बेस वैल्यू एट दैट टाइम, एंड दैट वाज गिवन से वैल्यू ऑफ 100। से मैं कहता 100 तो 100 से कंफ्यूज हो जाएगा। लेट्स हमने कहा बेस इंडेक्स, हमने कहा जी ये बेस वैल्यू है और इसको हमने इंडेक्स 1000 कर दिया। अब डेली बेसिस पे उस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 100 कंपनीज को मॉनिटर किया जाता है। अगर उनमें 5% का इजाफा हुआ तो हमारा इंडेक्स 1000 से 1050 पे चला गया। हमें इंडेक्स सिर्फ रिपोर्ट हो रहा है कि इंडेक्स में 50% का 50 पॉइंट्स का इजाफा, 1000 से 1050 तक चला गया इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि उन 100 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5% का इजाफा हुआ है। अगर इंडेक्स 1000 से 900 पे आ गया, इसका मतलब उन 100 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में ओवरऑल 10% की कमी हुई है। तो इंडेक्स में जो मूवमेंट है, पॉइंट्स को आप ओपनिंग इंडेक्स से डिवाइड करो तो आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटलाइजेशन ऑफ 100 कंपनीज मिल जाता है। ये क्यूमुलेटिव इंक्रीज डिक्रीज है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल मार्केट। अब इंडेक्स गिरने का मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी गिरी है, इंडेक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर कंपनी बढ़ी है। इंडेक्स गिरना बढ़ना उन 100 कंपनीज के क्यूमुलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी या इजाफे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें से कुछ कम हुई होंगी, कुछ ज्यादा हुई होंगी, और ओवरऑल मार्केट को तो डेफिनेटली ये कवर ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अब दोबारा यहां पे कहते हैं ये इंडेक्स 20% गिर गया। इंडेक्स 20% गिरने का मतलब मार्केट, ये जो 100 कंपनीज हैं इस इंडेक्स में, उनकी कैपिटलाइजेशन, उनकी मार्केट वैल्यू ओवरऑल उसमें 20% की कमी आ गई। This fall in index also affected the market price of the company's share, and as of June 30, 2008, they were being traded at price to book ratio of 0.9. अब स्टॉक मार्केट गिरी है तो श्वेब लिमिटेड का तो काम ही 60% ऑफ द एसेट लिस्टेड मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना था। तो स्टॉक मार्केट गिरी तो श्वेब की इन्वेस्टमेंट भी तो बुरी तरह गिरी होगी। तो स्टॉक मार्केट गिरी, श्वेब इटसेल्फ लिस्टेड कंपनी है, उसके अपने शेयर्स भी गिर गए, उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी गिर गई, उसके अपने शेयर्स भी गिर गए, उसके अपने शेयर्स आ गए प्राइस टू बुक रेशो 0.9 पे। There was no significant change in the amount of liabilities and other assets of the company during the quarter. मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज की बाकी कहानी है ना, वो वैसे ही। फर्क पड़ा उसकी प्राइस टू बुक रेशियो पे, फर्क यकीनन पड़ा उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू पे, क्योंकि वो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट the amount of fresh equity required to be injected on June 30, 2008 in order to maintain the debt equity ratio. In order to maintain मतलब current debt equity ratio निकालो, उसको फिर मेंटेन करना है 30 जून को जाके। आप करंटली कहां खड़े हो? 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 30 जून तक स्टॉक मार्केट में डिप आई, कहानी है क्या? आप करंटली खड़े हो 31 मार्च पे, और उसके लिए करंट डेट इक्विटी रेशो आपको यहां से बनानी पड़ेगी। इस डाटा से जो उसने रेशो बताई में ये मेंटेन होता है तो इतने एसेट है, इतनी लायबिलिटी, एक्सेट्रा, यहां से करंट डेट इक्विटी रेशो बनाओगे आप। फिर एक क्वार्टर गुजरेगा और उस क्वार्टर में क्या होगा? स्टॉक मार्केट डिप खाएगी। स्टॉक मार्केट डिप खाएगी तो आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज भी डिप खाएंगी। स्टॉक मार्केट 20% गिरेगी, आपका बीटा 1.1 है। इसका मतलब योर इन्वेस्टमेंट आर मोर रिस्की देन द मार्केट। वो 1.1 इंटू 20, वो 22% गिरेंगे। 10% ज्यादा रिस्की है ना। आपकी इन्वेस्टमेंट्स लिस्टेड सिक्योरिटीज 10% मार्केट से ज्यादा रिस्की है। मार्केट 20% गिरी तो वो 22% गिरेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में डिप आएगी, उसकी वैल्यू 22% गिरेगी, दैट विल बी योर लॉस। फेयर वैल्यू लॉस बुक करोगे, आपकी इक्विटी उड़ेगी,
आपकी डेट इक्विटी रेशियो डिस्टर्ब होगी। करंट डेट इक्विटी रेशियो है आपकी, करंट डेट इक्विटी रेशियो बाय मार्केट वैल्यू, बताया उसने मार्केट वैल्यू, मेंटेन द डेट इक्विटी रेशियो बाय मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है, करंट डेट इक्विटी रेशियो बाय मार्केट वैल्यू है, लेकिन जो आपका लॉस आएगा वो आपकी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को हिट करता है। लॉस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ ना। अब ये कहानी थोड़ी सी ना, जितना पढ़ोगे उतने चीजें कनेक्ट होंगी, एक दफा पढ़ने से चीजें समझ नहीं आती। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको करंट बुक वैल्यू भी पता है, करंट मार्केट वैल्यू का निकालने का तरीका भी गवन है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट टू बुक रेशियो 1.4 इंटू 2000 करो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है, और 70-30 लगाओगे मार्केट वैल्यू डेट भी आ जाएगा। फिर जब लॉस निकालोगे तो लॉस इसको हिट करेगा, लॉस तो किताबों में बुक होगा, ये हिट होगा और ये भी बदल गया। समझ आ रही, चीजें करेक्ट हो रही हैं। ये बदला लॉस की वजह से, ये भी बदल गया, तो न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई जून की। डेट वहीं का वहीं खड़ा है, इक्विटी कहां से गिर के कहां आ गई। जो डिफरेंस है उसको ब्रिज करना है फ्रेश इंजेक्शन से, मार्केट वैल्यू को उठाना है। तो जितना डिप आया है मार्केट वैल्यू में उतनी इक्विटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी इंजेक्शन विल रेज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्योंकि हमने पढ़ा फंड इंजेक्टेड सिंपली आर एडेड टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये है जी पूरी कहानी, आगे समझ। अच्छा जी, शुरू करते हैं फिर बात। सबसे पहले हम कहां से, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, फिर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, फिर उसमें लॉस। हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में 22% का लॉस है। अगर हम जरा थोड़ा कनेक्ट करें, हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिले तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में 22% का लॉस है, वो 22% का लॉस इसको इरोड करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 जून की वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, और डिफरेंस लेके करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी से हम चल पड़ेंगे। समझ आई बात। इसका मतलब मुझे सबसे पहले करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू चाहिए। अब करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, यहां पे कहीं बताया था उसने 60% की बात। ये इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्ट 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। हमें टोटल एसेट्स चाहिए, उसका 60% करंट वैल्यू ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज है। यही बात बनती है ना यार। हमें टोटल एसेट्स अगर आज के मिल जाए, टोटल एसेट्स अगर आज के मिल जाए, उसका 60% टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। टोटल एसेट्स कहां से आएंगे? इक्विटी अवेलेबल है, डेट इक्विटी अवेलेबल है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी अवेलेबल है। तो इक्विटी प्लस डेट प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट यही होती है। आ रहा है फ्लेवर C5 का? ये चीजें एक दफा पढ़ने से समझ नहीं आती, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 दफा पढ़ने से भी समझ नहीं आती। छोटा सवाल है, नंबर ज्यादा है, यकीनन 4-5 दफा पढ़ना पड़ेगा। लेंथी सवाल होगा, पूरे नंबर है, 3 दफा पढ़ना पड़ेगा, गुजारा हो जाएगा। इसको 4-5 दफा पढ़ना पड़ेगा। एक एक जुमले को पढ़ते जाओगे, कहीं कभी एक जुमला पढ़ते हुए इधर से तार जुड़ेगी, फिर दूसरा दफा पढ़ोगे इधर से तार जुड़ेगी, 3, 4, 5 दफा पढ़ोगे तो काफी कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहानी शुरू होगी इसकी कहां से? टोटल एसेट्स पे जाना था ना हमें। टोटल एसेट पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। टोटल एसेट्स हमारे क्या होंगे, जरा सुनिएगा। ये टोटल एसेट्स कौन से चाहिए जी हमें? 31 मार्च के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट प्लस लायबिलिटीज। ये है ना टोटल एसेट्स? बिल्कुल ठीक है जी, प्लस लायबिलिटी। अच्छा जी, यहां से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी से बात शुरू करें। तो इक्विटी कितनी है?
इक्विटीज रुपीज इन मिलियन में 2000, डेट हम टोटल एसेट की बात कर रहे हैं, हम इक्विटी प्लस डेट प्लस लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम पोर्टफोलियो की वैल्यू जानना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। अच्छा, आप इक्विटी की भी बुक वैल्यू उठा ली, डेट की बुक वैल्यू का कोई हिंट अवेलेबल है? बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज, हमें यहाँ पे बुक वैल्यूज चाहिए, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बुक वैल्यू का कोई हिंट अवेलेबल नहीं है। इक्विटी की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों का रिलेशनशिप अवेलेबल है, हमें बुक वैल्यू चाहिए थी, उठाई हमने, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट की बेसिस पे पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो उठाना चाह रहे हैं। हम बैलेंस शीट से टोटल एसेट्स निकालेंगे, उसका 60% हमारा पोर्टफोलियो होगा, उस पे हमारा लॉस आ रहा है, ठीक है, और बैलेंस शीट पे जब जा रहे हैं तो बुक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ले ली, बुक वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, अनफॉर्चुनेटली बुक वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है, हम अज्यूम करेंगे बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। इस अजम्पशन के तहत हम कहेंगे इक्विटी की मार्केट वैल्यू है जनाब ये, और ये है 70, तो 30 ये डेट होगा, यही है ना, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये 70 है, 70-30 रिलेशनशिप है ना, तो 30 डेट हुआ, कितना डेट है जी, 1200 डेट हो गया। फिर वो कहता है लॉन्ग टर्म डेट कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ टोटल लायबिलिटी। ये वैल्यू मैंने रेशियो गलत ले ली, इक्विटी 30 है, डेट 70 है, इक्विटी 30 है, डेट 70 है, माय मिस्टेक। क्या वैल्यू आई? 6533, ये डेट आ गया जी। फिर हमें क्वेश्चन में बताया गया लॉन्ग टर्म डेट टोटल लायबिलिटी का 90% है, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए अदर लायबिलिटी। चले, मैं वर्ड अदर यहां पे मिस कर गया था, अदर लायबिलिटीज डेट के अलावा हमें कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो टोटल लायबिलिटी का 90 है, ये 90 है तो अदर लायबिलिटीज 10 होंगी, कितनी है जी? 7259, कुछ बड़ा नहीं हो गया, 588, ये आपकी अदर लायबिलिटीज आ गई। ये 588 भी नहीं आ रहा है, इधर आंसर तो कुछ और आ रहा है, 726। जी, अदर लायबिलिटीज आ गई, तो ये है जनाब आपकी इक्विटी प्लस डेट प्लस अदर लायबिलिटीज, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑन 31 मार्च 2008। कितने बने ये? 9259, और यहां से आप 60% ले लीजिए वैल्यू ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो, 60%, कितना बना जी? 5555 मिलियन। ये हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट यहाँ की कहानी 10 मिनट ब्रेक के बाद लेके चलते हैं, ठीक है जी। हमारी डिस्कशन चल रही थी शेयब लिमिटेड के क्वेश्चन पे, और इसमें हम पहुंच गए थे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के पोर्टफोलियो की वैल्यू पे। हम इसका प्लान पहले ही बिल्ड कर चुके हैं। अब उस प्लान के मुताबिक हम यहाँ से थोड़ा आगे चलें, तो ये हमारा अगर लिस्टेड पोर्टफोलियो है 31 मार्च को, तो स्टॉक मार्केट गिरने से इसकी वैल्यू भी गिरेगी। स्टॉक मार्केट 20% गिरेगी, ये 1.1 बीटा का पोर्टफोलियो है, इसकी वैल्यू 22% गिरेगी। So fall in the value of portfolio will be 20% into 1.1 into 555, sorry, कितना फॉल आया?
जी 1,222 लीजिए जी, ये फॉल इन पोर्टफोलियो आया हमारे। अब ये फॉल इन पोर्टफोलियो है, मैं इसी के नीचे कंटिन्यू करता जा रहा हूं। तो हमारी जो करंट बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है 2000, इसमें जब रजिस्टर करोगे लॉस ऑन पोर्टफोलियो 1222, तो आपकी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई ऑन 30th June 2008 778। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.9 के मल्टीपल से, तो आपको मिली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन 30th June 2008, इट इज 700 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन 31 मार्च क्या थी? 2000 इंटू 1.4 थी ना, 2800। तो 2800 थी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 31 मार्च को। 30 जून को रहेगी 700। अब दोबारा उठा के लेकर जानी है 2800 पे। ऐसा ही है ना कि उसने कहा जी बाकी लायबिलिटीज डेट सब वहीं के वहीं खड़े हैं, सिर्फ इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो आया है वो देख लो, उसके अलावा क्या है। तो वो ये आया है। इसका मतलब फ्रेश इक्विटी रिक्वायर्ड 2800 माइनस 700, इट इज 2100 मिलियन। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमारा पहला पार्ट यहाँ पे था, पार्ट क्वेश्चन 8 का, दैट वाज कंप्यूट द अमाउंट ऑफ फ्रेश इक्विटी रिक्वायर्ड टू बी इंजेक्टेड ऑन 30 जून इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेट इक्विटी रेशियो। और डेट इक्विटी रेशियो का मतलब यहाँ पे इक्विटी को सेम वैल्यू पे लेकर जाना है। 2800 पे मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 30 जून को 700 पे आ चुकी है। 700 से 2800 पे लेकर जाना है, तो जितनी मार्केट वैल्यू उठानी है उतनी इक्विटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो जी ये पार्ट हो गया। कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछ लीजिए। जो फ्लो ऑफ डाटा का देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी लंबा ही डाटा का फ्लो है। एक बार फिर इसको फॉलो कर लीजिए। कोशिश की ज़्यादा डाटा स्क्वीज़ करके इस पे ले आऊँ आपके सामने। कोई चीज़ समझ नहीं आती, कैलकुलेशन से लिंक करके देख लीजिए, पूछिए। पार्ट बी देखें इसका। देखें जी पार्ट बी हो गया। पार्ट बी, द कंपनी हैज बीन अप्रोच बाय मिस्टर आलम, अ लार्ज इन्वेस्टर who has offered to provide the required capital as computed in above at a discount of 10% of the market value. Compute the percentage holding of Mr. Alam in the company if his proposal is accepted. Mr. Alam कहते हैं जी 2100 मिलियन चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे 10% डिस्काउंट पे शेयर इशू करो। और अगर हम मिस्टर आलम की प्रपोजल लेते हैं तो मिस्टर आलम की शेयर होल्डिंग कंपनी में क्या होगी। तो शेयर होल्डिंग जानने के लिए पहले हमें मिस्टर आलम को शेयर कितने इशू करने हैं ये जानना पड़ेगा। मिस्टर आलम को शेयर कितने इशू करने हैं तो ये निकालना तो बड़ा आसान है। मिस्टर आलम से पैसे कितने लेने हैं और किस प्राइस पे शेयर इशू करने हैं, दोनों चीज़ें हमें पता है। तो मिस्टर आलम से पैसे कितने लेने हैं हमने, सबसे पहले हम पार्ट बी में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू मिस्टर आलम वो डिटरमिन करते हैं। तो ये होंगे जी 2100 मिलियन हमने उनसे पैसे लेने हैं और शेयर प्राइस उसने कहा है करंट प्राइस पे 10% डिस्काउंट। करंट प्राइस क्या है हमारी
करंट मार्केट वैल्यू पता है जी हमें, ये करंट मार्केट वैल्यू पता है हमें। नंबर ऑफ शेयर इन इशू कितने हैं? 100 मिलियन। तो जनाब 700 मिलियन डिवाइडेड विद 100 मिलियन, ये करंट शेयर प्राइस आ गई, इनटू 10% डिस्काउंट। लीजिए जी, निकाल लीजिए यहां से कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे मिस्टर आलम को आप? $333 मिलियन, इतने मिलियन शेयर मिस्टर आलम को इशू करने पड़ेंगे। तो इसके बाद उसकी शेयर होल्डिंग क्या होगी? मिस्टर आलम के पास 333 शेयर होंगे और टोटल शेयर इशू होंगे। ये होल्डिंग बताओ कितने परसेंट बनी मिस्टर आलम की? 33.33 है जी। मिस्टर आलम की होल्डिंग इज 76.92%। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? पार्ट बी भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। कोई सवाल? अच्छा जी, क्वेश्चन और थोड़ा सा देखते हैं। ये भी हल्का फुल्का सा सवाल है, ये वाकई हल्का फुल्का ही लग रहा है मुझे देखने में। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा रिवर्स गियर में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्लैटिनम लिमिटेड, ये भी कोई पुराना ही सवाल है। पहला पार्ट तो इसका सिंपल है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स व्हिच आर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द मोस्ट मर्जर्स एंड टेक ओवर। पॉसिबल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स पे कल हमारी बात हुई थी, कॉस्ट सिनर्जी, रेवेन्यू सिनर्जी, फाइनेंशियल सिनर्जी। तो वो उन्हीं को आपने थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जवाब मैं देखता हूँ तो वो जवाब कोई डिस्कशन वाला है नहीं। ये थोड़ा सा एक फ्लॉ है, हमारे पुराना सोल्यूशन है, आई बिलीव इस वजह से फ्लॉ होगा। लेकिन आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स के रेफरेंस से जो चीज़ समझनी है कि जो एक्शन वर्ब आपको बताया जाता है, यू हैव टू पिक इट एंड उसके मुताबिक जवाब देना। शायद मैंने पता नहीं पहले कभी आपसे बात हुई या नहीं हुई। आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर थ्योरेटिकल पार्ट्स में कभी आपको कहता है आइडेंटिफाई, कभी कहता है डिफाइन, कभी कहता है एक्सप्लेन। खैर आपको आइडेंटिफाइड वाला तो नहीं आता, लेकिन एक्सप्लेन और डिस्कस, एवेल्युएट, ये चीज़ें आपको ज़रूर दी जाती हैं। शायद आप एक्सप्लेन की स्टेज से भी आगे हैं बाय द वे, तो मे बी डिस्कस एंड एवेल्यूएशन इज CFAP लेवल। एक्सप्लेन तो होता है किसी कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करना, दिस इज एक्सप्लेनेशन। डिस्कशन होती है किसी कॉन्सेप्ट या पॉइंट को प्रोज एंड कॉन्स से लेके चलना, और एवेल्यूएशन होती है जनरली डिस्कशन सपोर्टेड विद नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको चीज़ों का फर्क पता होना चाहिए। यहाँ पे उसने कहा है डिस्कस पॉसिबल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स, तो यहाँ पे जो आंसर मैं देख रहा हूँ वो डिस्कशन नहीं है। शायद यहाँ पे जब हम डिस्कशन की बात करेंगे हम कहेंगे जी कॉस्ट सिनर्जी है, कॉस्ट सिनर्जी क्या होती है ये बताएंगे, और फिर शायद कॉस्ट सिनर्जी को अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये भी बताना है हमें। रेवेन्यू सिनर्जी क्या है बाय डेफिनेशन वो बताएंगे, और रेवेन्यू सिनर्जी को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस या इश्यूज आ सकते हैं हमें वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अक्सर बच्चे जो मैं समझता हूँ हमारे थ्योरेटिकल पेपर्स में फेल होते हैं ऑडिट वगैरह या सी लॉ में, उसकी मेजर या वन ऑफ द मेजर रीजन इज इनएबिलिटी टू पिक द एक्शन वर्ब। एग्जामिनर ने कहा डिस्कस करो, आप आइडेंटिफाई करके आ रहे हो, आप एक्सप्लेन करके आ रहे हो। अब एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के हाफ मार्क्स होते हैं, एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने का शायद 1 या 1.5 नंबर होता है,
और एक पॉइंट को डिस्कस करने के 3 नंबर होते हैं। अब उसने कहा 3 नंबर के लिए एक पॉइंट डिस्कस करो, आप आधे नंबर का जवाब दे के आगे, आइडेंटिफाई करके आगे, या मैक्सिमम एक्सप्लेन करके आगे तो 1.5 नंबर का जवाब दिया। अब आपने जवाब ही 1.5 नंबर का दिया तो मार्किंग उसमें से होगी ना आपकी। 1.5 में से कितने स्कोर करोगे ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंडेंट है। शायद आप 1 स्कोर कर रहे हो और आप सोच के बैठे हो मैंने 3 नंबर का जवाब दिया, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, मुझे 2 नंबर मिलने चाहिए, और मिल रहे हैं आपको 1.5 में से 1। ये एक्सपेक्टेशन आपकी गैप पड़ गई उसके साथ। तो ये एक बड़ी मेजर रीजन है स्टूडेंट्स के फेल होने की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन द एक्शन वर्क। डिस्कस कहे तो क्या करना है, एवेल्युएट कहे तो कैसा जवाब कंस्ट्रक्ट करना है, एक्सप्लेन है तो क्या कंस्ट्रक्ट करना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जवाब देने हैं, ना कोई ज्यादा लिखने की जरूरत है ना कोई कम लिखने की जरूरत है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो ये जवाब डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन का मैंने एंगल आपको दे दिया, आपको किस अंदाज से डिस्कशन करनी होती है, ब्रीफली डिस्कस, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना यहां पे। अब हमें ऐसे पार्ट आते नहीं, में हर पार्ट के नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, यहां पता लग जाता है 3 नंबर है तो 3 नंबर का मतलब 5-6 मिनट में समेटना है इसको, उससे ज्यादा नहीं लिखने बैठ जाना हमें। अच्छा जी, हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में। पार्ट बी को शुरू करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। 1, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड बिड बेस्ड ऑन पीएल्स करंट शेयर प्राइस। ये बिडिंग, अब वैल्यूएशन का सवाल है, एक कंपनी दूसरे के लिए बिड कर रही है तो उसने कहा जी जो बिड लगाई जा रही है उसकी टोटल वैल्यू ऑफ द बिड बताओ क्या है। एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर एंड शेयर प्राइस ऑफ पीएल फॉलोइंग द एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन ईपीएस क्या बनेगी और पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस क्या बनेगी कंपनी की। फिर नीचे पार्ट 3 को बाद में देखते हैं, पहले हम इस एंगल से ही पढ़ लेते हैं सवाल को, पार्ट 3 बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, है क्या कहानी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड, a leading manufacturer of electric goods, is considering to take over Diamond Limited, a competitor of an important product line, by offering 7 shares for every 6 ordinary shares. Shares for share offer है जी, shares for shares offer है। 6 शेयर ऑफ डीएल के बदले 7 शेयर्स ऑफ पीएल ऑफर कर रहे हो। The summarized statement of financial position and summarized statement of profit loss of the two companies for the latest financial year are given below. Total assets, shareholders equity में ordinary shares, reserves, shareholders fund, total liabilities, equity and liabilities. Summarized statement of profit loss, turnover, profit before tax, tax, profit after tax दोनों का. Current price earning ratios of PL and DL. In case of successful bidding, the director envisaged that after tax saving in admin cost would be 24 million. This is synergy. After tax saving in admin cost would be 24 million per annum. Price earning ratio of merged company would be 18. Individual की P ratio क्या है और merged की P ratio कहाँ पे जाएगी? And dividend payout ratio of PL would not be affected. Dividend payout ratio पता नहीं relevant है या नहीं है, लेकिन उसने कहा that will not be affected. PL की dividend pay ratio वही रहेगी. Coming to the part 1, total value of proposed based on PL's current share price. हमें PL की करंट शेयर प्राइस चाहिए, हमें टोटल PL के नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने ऑफर कर रहे हैं वो चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड इनटू करंट शेयर प्राइस ऑफ PL, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ बिड। ठीक हो गया। तो 2 चीजें हमें चाहिए टोटल बिड निकालने के लिए, बिड वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने कहा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट B1 हम देख रहे हैं, और B1 में हम क्या पढ़ने लगे हैं कि हम कह रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ बिड जानना चाहते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ बिड कैसे आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ PL टू बी ऑफर्ड मल्टीप्लाइड विद करंट शेयर प्राइस ऑफ PL। यही है जी कहानी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ PL टू बी ऑफर्ड 7 for 6, ऐसे है जी। DL के हर 6 शेयर के बदले 7 शेयर ऑफ PL। तो DL के टोटल शेयर कितने हैं? DL के टोटल शेयर हैं जी 192 मिलियन डिवाइड विद 10। ये DL के टोटल शेयर हैं। हर 6 शेयर के बदले 7 शेयर ऑफर करने जा रहे हो, तो PL के कितने शेयर ऑफर करने जा रहे हो? 22.4। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे कर रहा था, इसको यहां से उठाना चाहिए मुझे। ये कितना है जी?
22.4 मिलियन शेयर्स। तो जनाब 22.4 मिलियन शेयर्स ये वर्किंग वन से मैं ले आया। हम पीएल के कितने शेयर्स ऑफर करेंगे टोटल डीएल को एक्वायर करने के लिए? तो डीएल के करंट शेयर्स यहां से निकले, डीएल के हर 6 शेयर के बदले 7 शेयर्स, टोटल पीएल के कितने शेयर्स हम देने जा रहे हैं नए। आगे अब हमें करंट शेयर प्राइस ऑफ पीएल चाहिए। तो करंट शेयर प्राइस ऑफ पीएल हम किस मेथड से ले सकते हैं? हमें सवाल का डाटा बता रहा है करंट शेयर प्राइस ऑफ पीएल आप निकालोगे पी रेशियो बेस्ड मेथड से, जिसमें आपके पास पी रेशियो ऑफ पीएल अवेलेबल है और आपको ईपीएस ऑफ पीएल चाहिए, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो जनाब पी रेशियो ऑफ पीएल आपकी है 15 और ईपीएस आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ पीएल विच इज ₹231 मिलियन डिवाइड विद इट्स नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पीएल है जी 90 मिलियन। लीजिए जी, यहां से बताइए आपकी ईपीएस क्या आ गई? 2.57। लीजिए जी, रुपीज में है, ये मिलियन में है, तो मिलियन रुपीज इन मिलियन में आपकी बिड वैल्यू आ गई। व्हाट इज योर बिड वैल्यू? दिस इज 38.50 जी। वैल्यू ऑफ बिड 862.40। जी जनाब, पहला पार्ट था क्या था? टोटल वैल्यू ऑफ प्रपोज्ड बिड बेस्ड ऑन पीएल्स करंट शेयर प्राइस। पीएल की करंट शेयर प्राइस की बेसिस पे जो आप बिड दे रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या बनती है? नेक्स्ट पार्ट देखें जी, क्या था? एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर एंड शेयर प्राइस ऑफ पीएल फॉलोइंग द सक्सेसफुल एक्विजिशन ऑफ डीएल। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस होगी आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर आपकी होगी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद पोस्ट एक्विजिशन नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे ही है जी। अब हम करने जा रहे हैं B2 आपकी एक्सपेक्टेड ईपीएस होगी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद पोस्ट एक्विजिशन नंबर ऑफ शेयर्स। यही है जी कहानी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कहानी आपकी रहेगी, हमने पढ़ी हुई बातें, ये जो आज सुबह मैंने आते आपको पढ़ाई थी ना स्लाइड, जो वहां से बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जीज, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंबाइंड कंपनी का। और नंबर ऑफ शेयर्स 90 मिलियन करंट है, 22.4 मिलियन आप नए इशू कर दोगे। तो जनाब यहां से बताइए एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या आई? $2.78 इज योर एक्सपेक्टेड ईपीएस। पार्ट 2 में कहता है एक्सपेक्टेड ईपीएस बताइए एंड शेयर प्राइस भी बताइए। तो पोस्ट एक्विजिशन की ईपीएस हमारे पास है, पोस्ट एक्विजिशन की एक्सपेक्टेड पी रेशियो भी हमारे पास है, ठीक है जी। सो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस क्या होगी? 2.78 इंटू 18, ये पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस आ गई। कितनी है जी? 50.04। इट इज 50.04। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब इसका पार्ट 3 देखें। पार्ट 2 हो गया ये, इसका पार्ट 3 हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए उसको जाके जरा पढ़ लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑल्सो कंसिडरिंग
द अल्टरनेटिव टू ऑफर 3 जीरो कूपन बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव बिड ऑप्शन की बात हो रही है। एक था 7 for 6 शेयर्स, अब ये अल्टरनेटिव है। 3 जीरो कूपन डिबेंचर्स रिडीमेबल इन 8 years at ₹100 for every 2 DL shares। 2 शेयर्स के बदले 3 जीरो कूपन बॉन्ड, दिस इज एन अल्टरनेटिव ऑफर। PL can currently issue new 8-year loan at an interest rate of 11% per annum। Discuss whether this proposal is likely to be viewed favorably by DL shareholder। अब 2 बिड्स का कंपैरिजन आ गया कि एक उनके पास जा रही थी 7 for 6 शेयर्स की ऑफर और एक उनके पास जा रही है 3 बॉन्ड्स फॉर 2 शेयर्स की ऑफर। हमसे कहा जा रहा है जी ये ऑफर बताइए पहले के मुकाबले में कैसी है। हाँ जी, कैसे बताएंगे? जहां पे वो क्या है? Whether this proposal is likely to be viewed favorably by DL, सेलर के लिए कौन सी ऑप्शन फेवरेबल रहेगी? क्या यह ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल रहेगी? दोबारा इसको पढ़िए और फिर बताइए हाउ टू प्रोसीड। जी बिल्कुल, तकरीबन इसी अंदाज में देखना है। हमें देखना है कि 7 for 6 जो हमारी ऑफर है उसमें हम पर शेयर वैल्यू क्या लगा रहे हैं और ये 3 for 2 जो ऑफर है इसमें पर शेयर वैल्यू क्या लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें दोनों ऑप्शंस में जो हमने डीएल के एक शेयर को वैल्यू जो लगाई है, जो बोली लगाई है, उसको कंपेयर करना है। तो 7 for 6 को जब देखने चलते हैं पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अब शेयर होल्डर कैसे देख रहा होगा इसको, शेयर होल्डर इसको कैसे देख रहा होगा, हम पार्ट 3 है B3। शेयर होल्डर कहेगा जी मेरे पास ऑप्शन 1 जो है वो शेयर की है, मुझे शेयर्स दिए जा रहे हैं 7 एंड एक्सपेक्टेड प्राइस इज 50.04। अब यार देखिएगा यहां पे तो जो कीजिएगा, जब पीएल के शेयर डीएल के होल्डर में हाथ में गए इसका मतलब कंपनी मर्ज हो चुकी है, इसलिए रेलेवेंट प्राइस इज 50। ठीक है ना, पीएल के शेयर जब डीएल के शेयर होल्डर के हाथ में गए हैं वो तभी गए हैं जब कंपनी डील थ्रू हो गई है, कंपनीज मिल गई हैं, और जब कंपनीज मिल गई हैं तो वो शेयर है 50 का। 7 शेयर दिए, कितने शेयर के बदले? 6। वैल्यू पर शेयर ऑफर्ड अंडर ऑप्शन 1 कितनी बनी जी? 58.38। ये होगी जी शेयर ऑफर के केस में वैल्यू पर शेयर ऑफर्ड। अब यही वर्किंग हम ऑप्शन 2 बनाएं, मतलब 0 कूपन बॉन्ड्स। इसमें में क्या करना है? वैल्यू पर शेयर ऑफर्ड उसी अंदाज में निकालनी है, और ये कैसे बनेगी? वैल्यू ऑफ 3 0 कूपन बॉन्ड्स डिवाइडेड विद 2। डीएल के 2 शेयर के बदले हैं ना, तो जनाब वैल्यू ऑफ 3 0 कूपन बॉन्ड्स तो बताओ जरा। बॉन्ड वैल्यूएशन कल पढ़ी थी ना हमने। PV of future cash flows at current yield। तो बड़ी कड़िया डाटा, 3 0 कूपन बॉन्ड्स रिडीमेबल एट पार हैं, 300 के बने। डिस्काउंट करना है किस रेट पे? 11% पे। कितने साल बाद रिडीमेबल है? तो 11% 8 साल। कितना बना? 11% 8 साल। पीवी फैक्टर 0.434। ये वैल्यू ऑफ 3 बॉन्ड्स आ गई, बाय 2 कर दो, 65.10। तो जनाब विल दिस ऑफर बी व्यूड फेवरेबली? आंसर इज वेरी मच फेवरेबली। और ये वेरी मच क्यों ऐड किया मैंने? द रीजन इज नॉट द डिफरेंस। मैं अगर कहता हूं चले मैं आपकी आसानी के लिए इसका आंसर 58.38 भी आ जाता ना, फिर भी मैं कहता फेवरेबली, यस, फिर भी फेवरेबली मैं कहता। बोलो क्यों?
If you are the shareholder, your decision should be even the value offered per share is the same. You may prefer this. Leave aside the Islamic perspective, ये debt है या हमें equity में लेना है. Financially, you will prefer this instrument. Why? जी बेटा. Very good. This is the reason. These are certain cash flows. These are certain cash flows. This value is based on certain cash flows. Whereas this value is based on multiple expectation. Expectation क्या है? कि हम इतनी synergy कमाएं. Expectation क्या है? कि हमारी P ratio यहां पे जाए. तो बिजनेस में तो एक्सपेक्टेशन को मीट होने की गारंटी तो कोई नहीं हो सकता. इससे भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, बट गारंटी तो कोई नहीं होती. तो इफ वी कंपेयर द टू, ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्वड इन दिस ऑप्शन, इन्वेस्टर विल डेफिनेटली प्रेफर. उसने कहा विल इट बी व्यूड फेवरेबली, हम कहेंगे जी बिल्कुल यस. और चाहें तो फैक्टर भी लिख दें. तो वैल्यू पर शेयर ऑफर भी ज्यादा है. दूसरा, डेट से वैल्यू ऑफर थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट इज मोर सर्टन एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफर थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अच्छा, ये भी सीफैप में देखना है आपको, जहां रूम मिले इस तरह एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेशन अपने नॉलेज का देते जाएं. सोचने की आदत डालें, नॉलेज बेस बिल्ड करें, और जहां पे रूम मिले वहां पे एक जुमले में, दो जुमले में एग्जामिनर को इंप्रेशन दें कि यू आर नॉलेजेबल स्टूडेंट. क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जामिनर को अगर आपका इंप्रेशन पॉजिटिव रहता है तो एक ह्यूमन बिहेवियर के तहत जहां पे 4 और 5 नंबर का उस पर डिस्क्रिप्शन पे आता है ना, तो आपको 5 दे जाएगा नंबर. 1 नंबर कि रिलैक्सेशन देखो, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि भाई इसका नंबर देना है या नहीं देना, आधा दें या 1 दें, 1 दे देगा अगर उसके दिन में आपका इंप्रेशन अच्छा है. तो कोशिश कीजिए एग्जामिनर को अपना कोई छोटे छोटे पॉइंट्स पे अजम्पशंस लिखते हुए, सोल्यूशन को कंक्लूड करते हुए कुछ नॉलेजेबल स्टूडेंट होने का इंप्रेशन देते जाएं. ठीक है, उसके लिए आपको डेफिनेटली रीडिंग भी आपको अच्छी करनी है, प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है. तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें ऐसा ऐसा बिल्ड आपकी होती जाएंगी. बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया मैंने आपको बताया, ये वो एरिया है जिस पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए. इसमें जो रीडिंग नॉलेज है बड़ा लिमिटेड सा था. चैप्टर मैंने एक आपके साथ गो थ्रू कर लिया, आप 1-2 दफ़ा और पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लीजिएगा. लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आपको, क्योंकि इसमें सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा वेरीड आते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशंस बिल्ड होती हैं. अभी मैं रिलेटिवली सिंपल शॉर्टर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर. अभी लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने जैसे जाना है, और मुझे लगता है अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ही है. मैं अगर देखूं कौन सा नंबर है जी हमारी लिस्ट में, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 36. तो ज़रा इसकी शक्ल देख लेते हैं, क्या शक्ल देख के करने को दिल करता है हमारा कि नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 36 415 है, बड़ी दूर है. अभी तो सवाल भी बड़े लंबे लंबे हैं. क्वेश्चन नंबर 36 है जी. डायनेमिक कर पे पहुंचे हैं, और ये जी डायनेमिक आ गया. लीजिए, ये 20 नंबर का सवाल है. सिर्फ कहते क्या है, प्रिपेयर अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन. Prepare a range of valuation for the shares of Dynamic Limited. All valuations should be prepared as at 30th September 2020 and use year-end discount factor where applicable. Presenting your answer to the nearest 1000 rupees. Rounding off guideline भी आ गई. Comment on the suitability of the assumption made by the Director of Dynamics Limited for preparing the valuation in Part A. So 15 नंबर की range of valuations है और 5 नंबर की suitability of assumptions पे कमेंट्स हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, देखते हैं क्या है इसमें. हमारे पास काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है वैसे यहाँ पे, तो चलें देखते हैं. The directors of Dynamic Limited are considering a listing on the Pakistan Stock Exchange in order to raise 50 million in new equity capital from stock market investors. The directors need assistance to determine the company's value and a suitable issue price for the company's share. To evaluate a possible listing on stock exchange, the directors of Dynamic Limited would like to assess the company's value using a range of methods.
Below is the summary data extracted from Dynamic Limited Management Account for the year ended 30th December 2020. Rupees in thousand में revenue, cost of sales, gross profit, overheads, loan interest, net profit before tax, tax, profit after tax, dividend, retained profit. Statement of financial position में equity and liabilities में share capital, retained earning, loan 7.4% वाला, current liabilities, total equity liabilities, property plant equipment, inventory, cash and bank total. Dynamic Limited directors have provided the following assumptions to be used when applying the valuation methods required. Annual growth is estimated to be revenue 4% per annum for year 1 to 4, cost of sales 3% per annum 1 to 4, overheads 2% per annum for 1 to 4, from year 5 and each year thereafter assume annual growth will be 0, constant हो जाएंगी ये चीजें. For revenue, cost of sales and overheads. Now, no increase in working capital is required as any increase in inventory will be funded by credit terms offered by supplier. Annual capital expenditure and depreciation will continue to be equal. अच्छा ये एक बड़ी रेगुलर हमें assumption मिलती है. ये क्लियर आपको हो गया, फ्री कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है. आपको उसने करंट पीएनएल दिया है और प्रोजेक्टेड पीएनएल बनाने के लिए उसने आपको डाटा दे दिया 4 साल का, और 4 साल बाद उसने कहा जी कांस्टेंट हो जाएगा 1 2 3 4 टिल परपेचुइटी. ठीक है, आपके ये ऐसे कैश फ्लो बने हैं फ्री कैश फ्लो. और अगर आप फ्री कैश फ्लो बनाने जाएं तो अब ये प्रॉफिट बेस्ड कैश फ्लोज हैं. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना. हमने प्रॉफिट बेस्ड कैश फ्लो की इक्वेशन पढ़ी थी, पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस री इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यही था ना. अब उसने क्या कहा, उसने कहा जी डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर है, मतलब प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को इग्नोर कर दो. ना डेप्रिसिएशन ऐड करो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करो, दोनों को इग्नोर कर दो. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो क्रेडिटर से ले लोगे आप, वो भी जीरो हो गया. तो उसने आपकी जिंदगी आसान कर दी. सिंपली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करो इस रिलेशनशिप के मुताबिक. सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओवरहेड्स, ये तो फाइनेंसिंग है, इसको तो नहीं निकालना हमें. ठीक है, इन 3 आइटम्स को यूज करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आओगे, इस पे टैक्स चार्ज करो, दैट इज योर फ्री कैश फ्लो. PBIT less tax, that is your free cash flow. No adjustment required for depreciation, no adjustment required for capital investment, no adjustment required for working capital. Things are simple. तो ये उसने assumption दिया जी. इसके बाद क्या कहते हैं जी, loan amount and its interest rate would remain same in future. Directors estimate the brand value to be 10 million. Intangible asset की value दे दी उसने. Average price to earning ratio of a quoted company similar to Dynamic Limited operation is 12.5. Once Dynamic Limited is listed on stock exchange, investors are expected to require a return of 11%. ये KE आ गई. The current policy of distributing 50% of profit after tax as the annual dividend is expected to grow by 5% indefinitely. This commitment will be pledged to future potential investors. Income tax payable at 28% and this rate is expected to continue for the foreseeable future. उसने कहा जी रेंज ऑफ वैल्यूज बनाओ. अब ये सवाल पढ़ के आपको क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से टूल यहां पे लगने वाले हैं. एक, उसने आपको डिविडेंड पे आउट बताया, डिविडेंड ग्रोथ रेट बताया और केई का एस्टिमेट दे दिया, डीवीएम. दूसरा, उसने आपको वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल बता दी, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बता दी. तो यहां से आप एसेट बेस्ड वैल्यूएशन भी बना सकते हो. टेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट से उठाओ, इंटेंजिबल यहां से ऐड करो और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, तो वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड विद नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू, यहां से आपको एसेट बेस्ड वैल्यू मिल जाती है. फिर उसने अर्निंग रेशियो की कहानी भी सुना दी कि कंपैटिटर सिमिलर कंपनी लिस्टेड जो है 12.5 अर्निंग रेशियो है और ईपीएस आपकी यहां से निकल रही है कहीं. पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन भी आ गई आपकी. सो एसेट बेस्ड, डिविडेंड बेस्ड, पी रेशियो बेस्ड और सबसे बड़ी जो है फ्री कैश फ्लो बेस्ड. 4 वैल्यूएशन मेथड्स यहां पे अप्लाई होने हैं और रेंज ऑफ वैल्यू यहां से बिल्ड होनी है. इस क्वेश्चन को मैं अभी मुझे लगता नहीं कि हमारे पास टाइम है करने को, क्योंकि इसको कम से कम 40-45 मिनट लगेंगे इसको करने में. तो इसको हम पेंडिंग करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ. ठीक है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा. अगर कर पाते हैं बड़ी अच्छी बात है. एक पैक्सिस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, वो तो जरूर कीजिएगा, वो तो समझे मस्ट डू है. और ये कोशिश कीजिएगा, अगर कर पाए वेल एंड गुड, नहीं किया तो हमारी डिस्कशन यहीं से शुरू होगी. ठीक है, हमारी डिस्कशन यहां से शुरू होगी, इसी सवाल से बात शुरू करेंगे. और अगर आपने किया हुआ तो इश्यूज डिस्कस कर लेंगे, ना कर पाए तो सवाल कर लेंगे. ठीक है, तो आज के इतना ही. बाकी इंशाअल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी और उसमें इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.